हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 11 फरवरी को जो एनटीपीसी का पेपर हुआ है उसमें आपके जीके के, रीजनिंग के और गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों के माध्यम से जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं सभी प्रश्न इस वीडियो में मैं करा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। 11 फरवरी मतलब कल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तिलहन उत्पाद से संबंधित है पीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्म्य हिमालय किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों फुल फॉर्म से है, तो जितनी भी फुल फॉर्म है आप याद कर लीजिए। क्या कह रहा है, वी आर का फुल फॉर्म क्या हो? तो वी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया है, और कंप्यूटर से क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम्स में 2-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी को आप एक बार याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पावर की एसआई यूनिट क्या है? तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है दोस्तों वॉट। अगला क्वेश्चन है, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों, कुछ लोगों को तो ये नहीं पता है कि हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो मैं आपको बता दूं, भारत का। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सन 1986 में लागू हुआ था। ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 27.3 दिन में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27.3 दिन में। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो जो अंतिम मुगल शासक था उसका नाम क्या था दोस्तों? बहादुर शाह जफर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग से पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है दोस्तों? गलत संख्या ज्ञात करनी है। इन सभी में गलत संख्या हमारी कौन सी है? एक सीरीज आपको दी गई है और इसमें हमें पता करना है गलत संख्या कौन सी है। तो कैसे पता करेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ 2 है, 2 से कितना हो गया? 5। कितना बढ़ गया दोस्तों? 3 बढ़ गया। ठीक है, 5 से हो गया 10, कितना बढ़ गया? 5 बढ़ा। और 10 से हो गया 17, कितना बढ़ा दोस्तों? 7 बढ़ा है। और 17 से हो गया 26 दोस्तों, कितना बढ़ा? 9 बढ़ रहा है। और 26 से हो रहा 37, यहाँ कितना बढ़ रहा है दोस्तों? 11। और 37 से हो रहा दोस्तों 50, कितना बढ़ रहा है? 13 बढ़ रहा है। और 50 से हो रहा है दोस्तों 64, तो कितना बढ़ रहा है? 14 बढ़ रहा है। यही तो बढ़ रहा है, आपने सभी निकाल लिया अंतर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, डबल डिफरेंस करके देख सकते हैं। यहाँ पर 3 से दोस्तों 5 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 से 5 हुआ 2 का डिफरेंस। यहाँ भी देखेंगे 2 का डिफरेंस। 7 से 9 हुआ 2 का डिफरेंस। 9 से 11 हुआ 2 का डिफरेंस। 11 से 13 हुआ 2 का डिफरेंस। तो यहाँ भी दोस्तों 2 जोड़ेंगे। देखिए, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? यहाँ पर 15 आना चाहिए। और 15 आना चाहिए तो 50 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आना चाहिए दोस्तों? 65 आना चाहिए आपका। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? विषम संख्या में बढ़ रहा है। देखिए, 3, 5, फिर 2 जोड़ के 7, फिर 2 जोड़ के 9, फिर 2 जोड़ के 11, फिर 11 में 2 जोड़ के 13, 13 में 2 जोड़ के यहाँ 15 आना चाहिए था। और 15 आता तो यहाँ 65 आना चाहिए था। तो गलत पद आपसे पूछा गया, गलत संख्या कौन सी है? 64। तो 64 दोस्तों आपकी गलत संख्या है। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेनारेख बताइए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है? शरीर, फेफड़ा और हृदय। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बेनारेख वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं होते। आप उन्हें बहुत कठिन समझते हैं लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं होते। तो अगर आप तीनों का यहाँ पर रिलेशन देखें, शरीर, फेफड़ा और हृदय, तो मैं अगर बात करूँ कि शरीर है, शरीर के अंदर ही फेफड़ा होता है और शरीर के अंदर ही हृदय होता है। हृदय मतलब दिल। ठीक है, तो शरीर के अंदर ही ये दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए ये क्या हो गया दोस्तों? आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका शरीर। ये शरीर हो गया। और शरीर के अंदर क्या होता है? फेफड़ा। तो हम शरीर के अंदर क्या करेंगे? फेफड़ा बना देंगे। और दिल, हृदय को क्या बोलते हैं? दिल। ये दिल कहाँ होता है? ये भी दोस्तों शरीर के अंदर होता है।
तो शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, ये दिल हो जाएगा। तो ये शरीर के अंदर क्या हो गया, फेफड़ा, और शरीर के अंदर ही क्या हो जाएगा, दिल। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। ऐसा मत कर देना कि ये हो गया दोस्तों आपका शरीर, और शरीर के अंदर आ गया आपका फेफड़ा, और फेफड़े के अंदर आ गया दिल। ऐसा नहीं है, आपका दिल फेफड़े के अंदर थोड़ी ना होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी कर देते हैं, तो ऐसा गलत है। ठीक है, ऐसा जब करना था, अगर फेफड़े के अंदर दिल आता तो फेफड़े के अंदर हम दिल कर देते, लेकिन फेफड़े के अंदर तो नहीं आता है। शरीर के अंदर ही हमारा फेफड़ा है, तो ये फेफड़ा हो गया शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर हृदय होता है, तो ये हृदय हो गया। इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, वेन डायग्राम बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, एक बार में ही समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके पास 3 संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। ठीक है, तीनों संख्याओं के अनुपात दे रखा है 4 अनुपाते 5 अनुपाते 6। ठीक है, और इनका औसत आपको दे रखा है दोस्तों 25। मैंने आपको क्या बताया, जब योग दिया जाता है तो अनुपातों का योग करते हैं। ठीक है, अंतर दिया जाता है अनुपातों का अंतर, एलसीएम दिया जाता है तो अनुपातों का भी एलसीएम लेते हैं, अगर औसत दिया गया है तो अनुपातों का भी औसत लेंगे आप। ठीक है, तो 4, 5, 6 का औसत लेंगे तो क्या आएगा, औसत 5 ही तो आ जाएगा, क्योंकि संख्या लगातार है। औसत क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 5 है, तो 5 है आपकी, तो इनका अनुपातों का औसत कितना हो जाएगा, 5। तो इस औसत से इस औसत में आप डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 6 30 हो जाएगा, इसमें कर दो 5 25 हो जाएगा, इसमें कर दो 20 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 30 है। 30 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं, जो अनुपात में बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो जो अनुपात में सबसे बड़ा है सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, यहां पर समझिए अच्छे तरीके से। मान लीजिए कोई वस्तु आपकी 100 रुपये की है, 100 रुपये की वस्तु है, उस पर क्या करता है, 20% ज्यादा अंकित करता है। अब 100 रुपये की वस्तु है, उसने 20% ज्यादा किया, तो कितना अंकित किया उसने, 120% किया अंकित। क्लियर है। फिर क्या करता है, वह उस पर 5% की छूट दे देता है। उसने पहले से ही 100 रुपये की चीज पर 20% अधिक अंकित कर दिया, 120 कर दिया। फिर क्या कह रहा है, वो 120 पर 5% की छूट दे देता है। क्लियर है। तो 120 का 5% आप निकालेंगे तो आप सीधा सीधा 95 निकाल लीजिए 100 में से 5 करके। परसेंट का मतलब बट्टे में 100। इसे मैं कटाऊंगा, ये 20 से कट जाएगा 6 बार में, ये 20 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से 95 कट जाएगा 19 बार में। 19 छिक्के कितना होता है, 114 होता है। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, पहले वो 100 रुपये की चीज को 120 में बेच रहा था, फिर बाद में क्या किया, उसने 5% की छूट दे दी। तो कितने में बेच रहा है दोस्तों, यहां पर बेच रहा है 144 नहीं होगा दोस्तों, ये यहां पर करेंगे 19 छिक्के कितना होता है, 6 निम 54 का 4 कैरी का 5, 6 1 कम 6 कैरी का 5 कितना हो जाएगा 11, मतलब 114 में। तो पहले बेच रहा था 120 में, जब 5% की छूट दे दी तो कितने में बेच रहा है, 114 में बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, वस्तु कितने की थी, 100 रुपये की थी। अब 100 रुपये की चीज को 114 में बेच रहा है, तो इस 114 में क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये भी तो शामिल है। तो फायदा कितने का हो रहा है, सिर्फ 14% का ही तो हो रहा है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 14% का क्या हो रहा है दोस्तों, उससे फायदा हो रहा है। तो हमारा यही तो आंसर हो जाएगा। उसने यही तो पूछ रहा है कि प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना है, 14%। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, और मैं आपको बता दूं इन प्रश्नों में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। 10 से 20 बार तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों एग्जाम में। देखिए, अब पहला क्वेश्चन मैं यहां पर बताऊं सेकंड शिफ्ट का, कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है रत्नावली के लेखक कौन हैं? तो रत्नावली के लेखक कौन है दोस्तों? हर्षवर्धन है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 में भारत आया था। ये इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इन क्वेश्चन के आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यूएस ओपन 2020 के उपविजेता कौन हैं? तो उपविजेता दोस्तों कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये उपविजेता हैं। अगर विजेता का पूछ लिया जाता तो कौन विजेता है? डोमिनिक थिएम। ठीक है दोस्तों, ये उपविजेता हैं, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगर हो सकता है अगली बार विजेता पूछ लिया जाए कौन है, तो डोमिनिक थिएम इसका आंसर हो जाएगा, इसे याद रख लेना। ये विजेता वाला भी मैंने सामने बता दिया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अब जो लोग पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको ये पता है कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। 20, 30, 50 बार, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 30 दिसंबर 1906 में हुई थी दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले तो इसमें पूछा जाता है सन, कि मुस्लिम लीग की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? तो 1906 में हुई थी, 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। ये पूछ ले कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश में हुई थी, ढाका में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कालपक्कम, चेन्नई में स्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान। कहाँ पर है दोस्तों? कालपक्कम, चेन्नई में है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले थे मैंने सभी आपको इस वीडियो में बता दिए। अभी मुझे मैथ्स के क्वेश्चन और मिलेंगे तो मैं फिर से आपके लिए अगले वीडियो में बता दूंगा। मुझे जितने भी प्रश्न मिलते हैं मैं सभी आपको करा देता हूं दोस्तों, चाहे जीके हो, रीजनिंग हो, गणित हो, कुछ भी हो, सभी के प्रश्न दोस्तों मैं आपको करा देता हूं। तो डेली एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।